हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप सब भाई? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है होली गोत्सव, रंगों का त्योहार, जहां बहुत सारे अलग रंग जो है मिलकर एक जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं कह सकते हैं हम। और कहीं ना कहीं उन रंगों के बीच हम भी एक रूपता की मिसाल बन जाते हैं। जब सारे रंग एक साथ चेहरे पर लगते हैं, हमारे ऊपर पड़ते हैं, तो सारे लोग एक जैसे हो जाते हैं। और ये सद्भाव का प्रतीक भी है। होली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इतने भी साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप सबका हार्दिक आभार, अभिनंदन। चलिए फटाफट जल्दी से आ जाइए भाई, कि घड़ी की सुइयों ने 9 बजने का इशारा कर दिया है। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं होली के दिन भी आपको आपके साथ रहूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक स्पेशल सेशन के साथ रहूँगा, कि कोई स्पेशल बनाया जाए। आई होप आप सब में से कुछ लोग गुलाल में सराबोर होंगे, कुछ लोग शायद अभी नहीं गए होंगे, अब निकल रहे होंगे, निकलेंगे। अमूमन लोग क्या, तो होली जैसे अभी इसके बाद हम निकलेंगे और 10 बजे के बाद निकलेंगे। तो अलग-अलग जगह अलग-अलग हो तरीका है कोई खेलने का होली का। मुझे लगता है कि आप सब में भी उमंग, रंग और वो सारी जो ऊर्जा है आपकी, वो लगातार ऐसे ही प्रतिध्वनित होती रहे, और वो ऊर्जा कहीं न कहीं आपके इस करियर वाले पॉइंट ऑफ व्यू में भी लगे, क्षेत्र को भी ऊर्जावान बनाए। कि ये त्योहार हमारे लिए खुशियाँ लेकर आते हैं, उल्लास है हमारा, वो कहीं न कहीं हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है, हमारे एक मोटिवेशन को बढ़ाता है, हमें और आगे पूरे फुल ऊर्जा, ज़ील, एंथुसियाज़्म के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। ये सारे त्योहार जितने भी होते हैं, तो उनके रूप में भी, प्रतीक के रूप में हमें देखना चाहिए इसको। तो फिलहाल एक बार फिर से आप सबका हार्दिक आभार, अभिनंदन, और होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बिल्कुल रंग लगाइए, गुजिया खाइए बढ़िया से, और हाँ, मेरे लिए गुजिया भिजवा देना, है ना? मैंने पहले से बोला था आप लोगों से, मत बाद मत कहना कि सर बताया नहीं पहले आपने। मैंने बताया हुआ है। तो चलिए फिलहाल इस रंगों के त्योहार के साथ आपके साथ जुड़ते हैं, और एक स्पेशल सेशन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज मैं एक ही क्लास में जितनी भी पेडागॉजी की शिक्षण विधियां यूज होती हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। कुछ जो इसके प्रवर्तक हैं, इसके प्रतिपादक हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि किन्होंने इसका प्रतिपादन किया है, इस शिक्षण विधि को कौन लेकर आया है, और कौन इससे संबंधित है उस नियम के आधार पे। तो उनमें से मैं आपको कुछ देने वाला हूं आज के सेशन में। छोटा सेशन रखेंगे, बहुत लंबा नहीं रखेंगे। मुझे पता है आप सब लोग जो है होली उमंग में हैं। तो फिलहाल जो नहीं है हमारे साथ, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी समझ में आ जाए बाकी लोगों को। जो होली के उड़दंगे में अभी मस्त हैं, वो बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल ये होली के स्पेशल सेशन के माध्यम से आप सब तक मैं पहुंचा रहा हूं, बहुत जबरदस्त क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा सिद्धांत है, पहली जो विधि है, विधि सिद्धांत जो भी आप कह सकते हैं इसको, वो है व्यवहारवाद, यानी कि बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद जिसे हम कहते हैं, बिहेवियरिज्म की बात हम करेंगे। अब कौन कौन जुड़ा हुआ, मैंने कहा ना कि सिद्धांत प्लस उसके साथ जुड़े हुए लोग, और इनके बारे में मैंने कहा ना, हमेशा पॉइंटर्स आप रखा कीजिए। तो इतना मैं समझा रहा हूं आज, उनके बारे में पॉइंटर्स जरूर रखिएगा, आप उसको लिखिएगा, प्रॉपर नोट कीजिएगा, और उनके बारे में और डिटेल खोजने की कोशिश कीजिएगा। तो व्यवहारवाद क्या कहलाता है, इसके बारे में समझेंगे हम। व्यवहारवाद की बात करें तो बी एफ स्किनर एक नाम, दूसरा नाम जॉन वॉटसन, और तीसरा नाम इवान पावलोव। 3 नाम दे रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा ना, सिर्फ हिंदी पेडागोजी नहीं, पूरी पेडागोजी की मैं बात करूंगा जब किसी विषय की, तो ये सारे नाम सम्मिलित हो जाएंगे यहां पर। पीएफ स्किनर व्यवहारवाद के सिद्धांत को लाने वाले हैं, या इसके समर्थक हैं, इसको मानने वाले हैं। जॉन वॉटसन की बात करें तो वो भी व्यवहारवाद के सिद्धांत को अच्छा मानते हैं अपने हिसाब से। और इवान पावलोव जो है, वो भी, इवान पावलोव, वो भी इस बिहेवियरिज्म को शिक्षण के लिए बेहतर मानते हैं, शिक्षण शास्त्र के लिए बेहतर मानते हैं, बच्चे के भाषिक विकास के लिए बेहतर मानते हैं। कैसे काम करेगा, एक ओवरव्यू आपको देता हूं मैं, ये काम कैसे करेगा। तो यह सिद्धांत मानता है, जो अधिगम है, लर्निंग है, वो रिपीटिशन और पुनः, रिपीटिशन का मतलब होता है दोबारा, दोहराना जिसे कहते हैं, अभ्यास जिसे कहते हैं। तो रिपीटिशन और पुनर्बलन के माध्यम से होता है। पुनर्बलन का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट, इसे हम फीडबैक भी कहते हैं। पुनर्बलन का एक तरह से एक प्रमोशन, एक तरह मोटिवेशन भी कहते हैं। पुनर्बलन का मतलब होता है मोटिवेशन देना दोबारा। तो रीइंफोर्समेंट के माध्यम से होता है बिहेवियरिज्म। इसका उपयोग भाषा शिक्षण रटने की प्रक्रिया और अनुशासन बनाए रखने के लिए किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि हिंदी शिक्षण में पुनरावृत्ति एवं अभ्यास आधारित शिक्षण को बढ़ावा मिलता है। यानी
पुनरावृत्ति यानी दोहराना यानी अभ्यास यानी रिपीटिशन रिपीटिशन की बात कर रहा है, रिपीटिशन। जहां हम शिक्षण में या लर्निंग में रिपीटिशन के माध्यम से, पुनरावृत्ति के माध्यम से, पुनर्बलन यानी मोटिवेशन के माध्यम से हम चीजों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उसे बिहेवियरिज्म के नाम से जानते हैं। बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद का सिद्धांत कहलाता है, जिसके प्रतिपादक बीएफ स्किनर हैं। जॉन वाटसन और इवान पावलोव भी इसके साथ संबंधित यानी कि इसलिए हैं क्योंकि वो भी समर्थन करते हैं इसका। कक्षा में यदि किसी विद्यार्थी को अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है तो वह क्या होता है, मोटिवेट होता है। यहाँ पुनर्बलन मिलता है। ये पुनर्बलन इंग्लिश में, हिंदी का शब्द है, इसका हिंदी शब्द मोटिवेशन या फिर रीइंफोर्समेंट होता है। जब आप बच्चे को पुरस्कार देते हो या उसे एक तरह से सराहना करते हो, बहुत बढ़िया, वेल डन बच्चे, क्या बढ़िया आपने किया है, बहुत बढ़िया, ऐसे लगे रहो और अच्छा करोगे, उसे एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छा, आगे और भी अच्छा करने की करता है। हिंदी भाषा के व्याकरण और शब्दावली को बार बार दोहराने की जो प्रक्रिया है, अभ्यास करने पर बल दिया जाता है इसमें। और सकारात्मक पुनर्बलन यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी मोटिवेशन देने की जरूरत है, जिसमें हम सराहना कर सकते हैं, जिसमें हम ग्रेडिंग सिस्टम में अच्छे ग्रेड दे सकते हैं बच्चे को। हालांकि ग्रेड नंबर देना ये पेडागोजी के खिलाफ है कि एक्स्ट्रा नंबर दे दिया जाए, लेकिन अगर हम मोटिवेशन के तौर पर, अगर हम सराहना करने के लिए, अगर हम उसको पुरस्कृत करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो दैट इज फाइन। तो ये है व्यवहारवाद का सिद्धांत। और कौन सा सिद्धांत? अगला है संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसके बारे में हम लोग बहुत सारे सिद्धांत पढ़ते हैं। आपने CALP पढ़ा होगा, जिसमें हम कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए संज्ञानात्मक सिद्धांत बताता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या कहता है? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करता है। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर, दो नाम आप याद रखिएगा। क्या कह रहे हैं भाई? ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है, ये सिद्धांत बताता है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन नहीं बल्कि मानसिक प्रक्रियाओं में भी संबंध। एक बच्चे में जो भाषिक परिवर्तन या फिर जो उस विषय के रूप में परिवर्तन हो रहे हैं, विषयगत परिवर्तन हो रहे हैं, वो केवल व्यवहार में ही सम्मिलित नहीं है कि सिर्फ व्यवहार तक ही सीमित है, बल्कि उनका जो संबंध है वो प्रक्रियाओं से है, मानसिक प्रक्रियाओं से है। कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट, समझ रहे हैं? तो मानसिक प्रक्रियाओं से है। इनका मानना यह है, कह रहे हैं कि विद्यार्थी जानकारी को व्यवस्थित तरीके से ग्रहण करता है और अपने अनुभवों के आधार पर नई जानकारी जोड़ता है। जानकारी को व्यवस्थित तरीके से ग्रहण करता है और अपने अनुभवों के आधार पर जानकारी को जोड़ता है, ये कह रहे हैं। पर सेशन को बेटा शेयर कीजिएगा। जितने भी साथी मेरे साथ हैं, आप सबका हार्दिक आभार, अभिनंदन। बहुत सारे साथी विश कर रहे हैं होली की, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ा सा चूंकि त्योहार आपको पता है, आप भी व्यस्त हैं और हम भी थोड़ा सा टाइम कम चाहते हैं कि जल्द आपसे कम समय लें, तो इसलिए हम थोड़ा सा आपसे वार्तालाप आज कम कर पाएंगे, ठीक है ना? तो वार्तालाप वाली जो प्रक्रिया है वो हम लोग कल कर लेंगे। आज थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं ना, तो चलिए इस पर फोकस करते हैं। जितने लोग मुझे विश कर रहे हैं, आप सबका हार्दिक आभार, अभिनंदन। आप सभी को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए वापस आते हैं। हिंदी शिक्षण में इस सिद्धांत का उपयोग कहानी लेखन, विश्लेषणात्मक अध्ययन, भाषा संरचना को समझने के लिए किया जाता है। अब भाषा में कैसे प्रयोग करेंगे? देखो लिखा है, हिंदी भाषा शिक्षण में छात्रों को कहानी लेखन, निबंध लेखन और व्याख्या के अवसर देना, भाषा संरचना को समझने के लिए चिंतन कौशल यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना, ठीक है ना? बच्चों को लेखन या फिर व्याख्या जहां होती है वहां मस्तिष्क काम करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वहाँ विचार आपकी जो जो मानसिक आपके मनस में, यानी मनस मतलब मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों को कैसे हम समृद्ध बनाएं। तो विचार भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कि विचारशीलता नहीं होगी तो लेखन और वाचन दोनों पॉसिबल नहीं है। आप कुछ लिखना चाहते हैं तो क्या लिख लेंगे भाई? तो आपके मन में विचार ही नहीं है। और विचार कैसे आएंगे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आएंगे, है ना? तो बेसिकली क्या हो रहा है, सिर्फ भाषा के विकास की बात नहीं है यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम कहाँ, दोनों तरफ से करेंगे। मानसिक बदलाव, मानसिक प्रक्रियाओं में संबंधित जो बदलाव हैं उनको भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेरोम ब्रूनर भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। रचनावाद का सिद्धांत, अगला सिद्धांत क्या है? रचनावाद का सिद्धांत। ये रचनावाद का सिद्धांत क्या है भाई? रचनावाद के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं जॉन ड्यू और लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की जिन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन की थियरी दी है, जिन्होंने कहा कि बच्चे को अर्जन के लिए, बच्चा क्या करता है, सामाजिक अंतःकरण से अर्जन करता है। यानी छोटे उम्र में जब बच्चा सीखता है तो वो सामाजिक अंतःकरण का माध्यम होता है। सोशल इंटरेक्शन की थ्योरी इन्होंने दी है। इन्होंने कहा कि बच्चा समाज से अनुकरण करके सीखता है। तो एक वो सिद्धांत है और दूसरा ये रचनावाद का सिद्धांत। रचनावाद का सिद्धांत क्या कहता है भाई? कहता है
अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। दूसरा देखो लिखा है सामाजिक परिवेश और बातचीत भाषा अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबको सम्मिलित कर दिया है यहाँ पे लगभग। तो कह रहा है कि सामाजिक परिवेश और बातचीत भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वही चीज है हिंदी शिक्षण में संवाद आधारित शिक्षण, समूह चर्चा और समस्या समाधान गतिविधि बढ़ावा दिया जाता है। जैसे हिंदी शिक्षण में उपयोग क्या है? हिंदी शिक्षण में संवाद आधारित शिक्षण, समूह चर्चा और सामान्य गतिविधियों का उपयोग शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने और विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना। बात हो गया। तीसरा हो गया। चौथा है समाज आधारित अधिगम यानी सोशल लर्निंग। एक और सिद्धांत है, एक और थियरी चलती है, इसे कहते हैं सोशल लर्निंग थियरी। ये सोशल लर्निंग थियरी क्या है? जब हम बात करते हैं सोशल लर्निंग थियरी की, तो अल्बर्ट बंदूरा का नाम क्या है? अल्बर्ट बंदूरा का नाम यहां पे आता है। तो कहते हैं कि विद्यार्थी पर्यवेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन और अनुकरण यानी कि इमिटेशन के माध्यम से सीखता है। एक विद्यार्थी है जो पर्यवेक्षण करता है, ऑब्जर्व करता है लोगों को और उनकी कॉपी करता है, उनका अनुकरण करता है, नकल करता है और उसके माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन, प्रेरणा या फिर आत्म प्रभाविता यानी कि सेल्फ जो इफिकेसी है वो महत्वपूर्ण। बच्चा मोटिवेटेड होना चाहिए। आगे चल के हम जब विधियां पढ़ेंगे थोड़ी सी अभी आगे, तो वहां भी हम देखेंगे सिद्धांत और विधियों। तो हिंदी शिक्षण में अभिनय, संवाद, अभ्यास, समूह चर्चा जैसी विधियों को बढ़ावा दिया जाता है। अगर ये बढ़ावा दिया जाएगा मतलब क्या है? अभिनय, रोल प्ले करना। रोल प्ले कब करेगा आज बच्चा? रोल प्ले कैसे करेगा? यहां भी उसका जो आंतरिक विकास और बाह्य विकास दोनों दोनों चीजें होनी चाहिए। मोटिवेशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है बच्चे को वहां तक पहुंचाने के लिए, और वो फिर अपने मस्तिष्क जो भाषिक विकास उसका समृद्धि है, भाषिक समृद्धि हुई है, उसका प्रदर्शन वहां पर रोल प्ले के माध्यम से करता है और उसे और बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है ना? शिक्षक और माता पिता की भूमिका अनुकरणीय मॉडल, रोल मॉडल के रूप में होती है। अनुकरण की बात कर रहा है, इमिटेशन की बात कर रहा है, तो अनुकरण किसका? शिक्षक और माता पिता, चूंकि जो उससे सबसे करीब है, सबसे नजदीक है, उन्हीं का तो अनुकरण करेगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका रोल जो है, रोल मॉडल के रूप में परिवार में माता पिता या फिर शिक्षक हो जाते हैं। सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। एक थियरी ये भी चलती है पेडागोजी में कि सूचना का प्रसंस्करण यानी जो इंफॉर्मेशन मिलती है, कौन कहता है? ये रॉबर्ट गैगने एक भाषाविद है, विद्वान है, और वो कहते हैं कि सूचना का प्रसंस्करण करना। वैसे तो फिलहाल हमारा ये सिस्टम ही होता है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, वो सारी सूचनाओं को, सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। हमारी पूरी क्रियाकलाप, हमारा उठना बैठना, बोलना चलना, लिखना पढ़ना, या चार के चारों भाषा कौशल, वो सब तंत्रिका तंत्र से प्रोसेस होते हैं। अगर प्रोसेसिंग नहीं हो तो फिर हम काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ इस कौन सी प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मस्तिष्क सूचना को संचित, पुनर्प्राप्त और प्रसंस्करण करने की मस्तिष्क जो इंफॉर्मेशन उसके पास आती है, सूचना आती है, पुनर्प्राप्त करना, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग करने की क्षमता होती है उस। और कैसे? किसके लिए? अधिगम के लिए। तो अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर सूचना को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत। अगर अधिगम को हमें प्रभावी बनाना है, सीखने को प्रभावी बनाना है, लर्निंग को प्रभावी बनाना है, तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बच्चे तक पहुंचाना चाहिए, जिससे कि वो काफी बेहतर तरीके से सीख पाए। हिंदी शिक्षण में दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स और चरणबद्ध शिक्षण तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। दृश्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स, जो ऑडियो और विजुअल एड्स होता है, यानी कि टीएलएम की जब हम बात करते हैं, शिक्षण जो हमारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, टीचिंग एड्स जिसे कहते हैं। याददाश्त बढ़ाने के लिए क्यूज और श्रेणीबद्धता ना, कैटेगराइजेशन का उपयोग किया जाता है। तो ये है हमारा सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, जो रॉबर्ट गैगने ने सिद्धांत दिया है, जो कहता है कि हम या कोई भी बच्चा, जो भी सीखने वाला व्यक्ति है, वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की क्षमता उसमें होती है, और वो प्रोसेस करके उसे और बेहतर बनाता है, उसमें वो समृद्धि प्राप्त करता है। तीसरा सिद्धांत है अनुभववादी सिद्धांत। सॉरी, अगला सिद्धांत है 6 नंबर, अनुभववादी सिद्धांत शिक्षण यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब क्या होता है? इसमें डेविड कोलैब जो है, या डेविड कोल्ब जो है, वो इसके प्रणेता है, इसके जो प्रतिपादन करता है, और वो कहते हैं, उनका मानना है कि अधिगम अनुभवों पर आधारित होता है और यह 4 चरण में। अधिगम अनुभवों पर आधारित होता है और कितने चरण में होता है? 4 चरण में होता है। एक ठोस अनुभव यानी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस,
देन फिर चिंतनशील अवलोकन या रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, अमूर्त अवधारणाएं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, सक्रिय प्रयोग, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, या फिर हिंदी शिक्षण में क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कितने तरीके से हो गए, यहाँ पे उन्होंने कहा कि 4 चरण होते हैं। सबसे पहले ठोस अनुभव, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, हमारे पास एक अनुभव होता है, ठोस अनुभव होता है। फिर उस अनुभव के आधार पे हमारे पास चिंतनशीलता होती है, विचारशीलता होती है, हम उसे रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अमूर्त अवधारणाएं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन होता है। अमूर्त अवधारणाएं, कुछ अवधारणाएं होती हैं जो अमूर्त होती हैं, जिनका कोई रूप नहीं हमें दिखाई देता, लेकिन वो हैं। और कुछ क्या है, सक्रिय प्रयोग, यानी कि एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन। हिंदी शिक्षण में गतिविधियों आधारित शिक्षण, प्रायोगिक कार्य और संवादात्मक तकनीक को बढ़ावा दिया जाता है। तो जो प्रोजेक्ट विधि हमारी है, जहां पर हम करके सीखने की बात करते हैं, जहां हम कार्य की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे संबंधित है। नेक्स्ट की बात करेंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी। ये कौन सी थियरी है भाई? मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी हावर्ड गार्डनर की है। हावर्ड गार्डनर, उन्हें सीडीपी पढ़ रहे होंगे आप में से बहुत सारे साथी, वो कई सारी चीजें उससे कोरिलेट कर पा रहे होंगे, पेडागोजी से, उसके अलग से, है ना। तो हावर्ड गार्डनर क्या कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की सीखने की शैली अलग होती है, जो विभिन्न प्रकार की बुद्धियों पर आधारित होती है। प्रत्येक व्यक्ति की सीखने की शैली अलग होती है, जो विभिन्न प्रकार की बुद्धियों पर आधारित होती है। कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की सीखने की शैली अपनी अपनी अलग होती है ना? हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है सीखने का। भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं ये। तार्किक गणितीय बुद्धि, जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। दृश्य स्थानिक बुद्धि, विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। संगीतीय बुद्धि यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। शारीरिक काइनेस्टिक बुद्धि, है ना, के अलावा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर आत्मबोधि बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। 8 प्रकार की अलग अलग प्रकार की सीखने की बुद्धि। ये कह रहे हैं कि हर चीज को सीखने के लिए बहुबुद्धि सिद्धांत, हम हर चीज को सीखने के लिए एक अलग बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बुद्धि यानी एक अलग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। सबके लिए एक ही प्रोसेस नहीं है। हिंदी जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसके अलग प्रोसेस है, लेकिन जब मैथ पढ़ रहे होते हैं उसके अलग प्रोसेस है। वो बॉडी का, माइंड का, हमारे स्ट्रक्चर, एक अलग पार्ट काम कर रहा होता है, उस पर एक अलग बुद्धि काम कर रही होती है। तो वो कह रहे बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी इनका मानना हार्वर्ड गार्डनर का, कि हर चीज के लिए, हर तथ्य के लिए, हर सीखने की क्षमता के लिए हमारे पास एक अलग अलग बुद्धि का प्रयोग करते हैं हम लोग, और वो हमारे पास विद्यमान है। हिंदी शिक्षण में विद्यार्थियों की सीखने की विविध शैलियों के अनुसार शिक्षण विधियां अपनाई जाती हैं। कौन कौन सी? यहाँ पर प्राकृतिक बुद्धि की बात कर रहा है, तो ये अलग अलग शिक्षण विधियां अपनाई जाती हैं। बाद हम बात करेंगे लास्ट संप्रेषणीय विधि का, कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है? कम्युनिकेशन यानी बातचीत, जहां भाषा केवल व्याकरण सीखने के लिए नहीं, बल्कि संचार और संवाद के लिए होती है। तो यहां पर क्या होता है, कम्युनिकेशन के माध्यम से भाषा के सीखने की बात होती है। हिंदी शिक्षण में संवाद, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले और वार्तालाप तकनीक को बढ़ावा दिया जाता है इस माध्यम से। ये तो कुछ थियरीज थी, ये तो कुछ विधियां थी, थियरीज थी, जो कि अलग अलग लोगों द्वारा दी गई थी, जो आपकी अप्रोच में कई बार नहीं समझ आता, बहुत परेशान, ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थियरी थी आपको। जहां तक मुझे लगता है कि अभी तक जो आपने पढ़ा, उसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ अलग ही लेवल है। और यही हमेशा परेशान करता है सीटेट में। अभी और भी बहुत कुछ मैं आपको देने वाला हूं। जैसे अब कुछ शिक्षण के सिद्धांत हैं, जो शिक्षण के सिद्धांत हम रेगुलर पढ़ते हैं हिंदी परिप्रेक्ष्य में या किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में। उसमें दो तरह के सिद्धांत हमें मिलते हैं, एक तो सामान्य सिद्धांत मिलते हैं और एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मिलते हैं। जिनको हम प्रयोग करते हैं उसमें से कुछ सामान्य सिद्धांत हैं, जैसे हम जिन सिद्धांतों की बात करते हैं अपने पठन पाठन प्रक्रिया में, जिनमें से बहुत सारे सिद्धांतों को आप पढ़ते हो, अब ये सामान्य है। और कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जिनके पीछे एक मनोविज्ञान काम करता है। बच्चों को पढ़ाने, बच्चों को सिखाने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, जिनके पीछे एक रीजन होता है, कारण होता है कि ऐसा करने पर ऐसा होगा, ऐसा करने पर बच्चे के लिए बेहतर है, उसकी भाषिक समृद्धि के लिए बेहतर है। तो वो भी हम करते हैं। आइए एक नजर इस पर भी डालते हैं कि क्या है सामान्य सिद्धांत। ब्रीफ करेंगे हम थोड़ा सा। इसको शुरू करें इसके पहले आपको बता दें कि इसकी डिटेल्ड जो क्लासेस होती हैं वो एप्लीकेशन पर स्टार्ट है, चल रही हैं हमारे ऐप पर, टेक्स्ट बुक के बैच 1 और बैच 2। तो हमारा बैच 2 है, वो भी अभी जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है ना।
तो जिन लोगों को आरंभ 2 जो आपका है 2.0 वो स्टार्ट होने वाला है। जिन लोगों ने अभी एनरोल नहीं किया है, मैंने पहले भी आपसे बोला था, कल भी आपसे बताया था कि इस समय होली की जबरदस्त सेल चल रही है, एकदम बढ़िया वाली। हम बढ़िया वाली का समझ रहे हो? बढ़िया वाली का मतलब होता है जिसमें बहुत मिनिमम प्राइस हो। तो इस समय मिनिमम प्राइस चल रहा है। इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सीधे जाकर आप वहां से परचेज कर सकते हो। जिसको भी परचेज करना है, आपको अगर पता है कि हाँ वो कह रहा था, उसको एक बार उठा के लिंक भेज देना वहीं से, भैया ये देख लो, यहाँ से परचेज कर लो जाके, तो वो ये कर सकता है। दूसरा काम ये है कि जिन लोगों ने परचेज कर लिया है वो मॉक रेगुलर दे रहे होंगे, है ना, डेली बेसिस पे मॉक दे रहे होंगे, या फिर उसका जो रिजल्ट है, जो उनका डेली का मॉक आ रहा है, उसका एनालिसिस करना शुरू करें और एनालिसिस करके जरा देखें कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं, उस तरह से कैसे, किस तरह से, कहाँ से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उन प्रॉब्लम्स पर हम मिलकर चर्चा करेंगे रेगुलर, चूंकि हम 9 बजे यहाँ मिलते हैं आपसे, है ना। तो मैंने पहले भी बोला है। दूसरा एक चीज और, मेरा कोड क्या है यहाँ पे, AVIRALV, अविरल वी। जो सीधे एप्लीकेशन पर जाकर परचेज करना चाहते हैं वो ये कोड लगाएंगे अविरल वी, वहां से आप कर सकते हैं परचेज। तो समय सभी कोर्सेज पे ऑफर चल रहा है होली का, तो आप उसमें जाके ले सकते हो, 90% तक ऑफ मिल जाएगा। तो चलिए भाई, हम सामान्य सिद्धांतों की बात करते हैं। सामान्य सिद्धांत में बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनमें एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत हमारे पास है उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसका एक उद्देश्य हमारे पास हो। अगर बिना उद्देश्य, निरुद्देशित होकर अगर हम कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली हम उस पर उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। हम जो भी सोच कर उस काम को कर रहे हैं, डेफिनेटली हम उसको नहीं पाएंगे, ना उस उद्देश्य को नहीं पूर्ण कर पाएंगे। तो हमारे पास एक उद्देश्य जरूरी होना चाहिए। ये शिक्षक के लिए भी जरूरी है और ये बच्चे के लिए भी, शिक्षार्थी के लिए भी जरूरी है, दोनों के लिए। कि आपका उद्देश्य बच्चे को समृद्ध बनाना है तो उसके लिए पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब उद्देश्य का निर्धारण आपका हो चुका हो। तो उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, क्योंकि ये सामान्य सिद्धांत है, इस तरह के सामान्य सिद्धांतों की बात हम कर रहे हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग के बारे में कई बार हमने पढ़ा है आप, जहां पर हम कहते हैं कि करके सीखे, आओ करके देखें, आओ करके सीखें। अब देखो यहां पर मैंने कहा ना आपको, मैं उन सारे लोगों के नाम भी बताता चलूंगा। यहां देखो आपको कह रहे मैकडूगल, नाम याद रखिएगा, लिख लीजिए। मैकडूगल क्या कहते हैं इसके बारे में, लर्निंग बाय डूइंग के बारे में मैकडूगल कहते हैं कि प्रत्येक बालक में रचना यानी कंस्ट्रक्शन का जन्मजात प्रवृत्ति होती है, रचना करने की, सृजनात्मकता की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति के अनुसार बालक हर समय कुछ ना कुछ करता ही रहता है। बालक जितनी अधिक क्रिया करेगा उतनी ही अधिक सीखने की, सिखाने की प्रक्रिया, लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग टीचिंग जो प्रोसेस है वो बेहतर होगी। तो लर्निंग बाय डूइंग में इतना वो करके सीखेगा वो उतना बेहतर होगा। और देखो इसके बारे में फ्रॉबेल महोदय ने क्या कहा है, अभी फ्रॉबेल के बारे में हम पढ़ के आ रहे हैं ना, तो फ्रॉबेल महोदय ने कहा है कि यहाँ पे इसी को ध्यान में रखते हुए करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तथा इसी के आधार पर किंडर गार्डन पद्धति का प्रतिपादन हुआ। किंडर गार्डन, कल ही हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे, किंडरगार्टन पद्धति किसने दिया है। तो किंडरगार्टन जहां कहता है कि बगीचा जो है, स्कूल बगीचा है, विद्यालय बगीचा है, बच्चा उसका पौधा है और शिक्षक माली है, इस तरह से किंडरगार्टन। तो बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं कि प्रोवेल महोदय ने करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत प्रतिपादन किया, इसी के आधार पर किंडरगार्टन का भी प्रतिपादन किया। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉइंटर जरूर नोट कीजिएगा, किसने क्या दिया, किसने किसका प्रतिपादन किया और कौन सा सिद्धांत किस काम के लिए आ रहा है। हमने दो सिद्धांत देख लिए। तीसरा है रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। बच्चे की रुचि जगाना है पढ़ाई में, उसे मारपीट के नहीं पढ़ा सकते, उसे बहुत ही जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते आप। रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, क्या कहते हैं, पिंसेट, पिंसेट, पिंसेट क्या कहते हैं, अपनी पुस्तक इनकी है, इनकी पुस्तक में कहते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड में कहा है, पुस्तक का नाम क्या है पूछ सकता है। रुचि का सिद्धांत के बारे में प्रिंसेट ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक लिखी, क्या लिखा, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड में कहा है कि जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि जागृत नहीं होगी तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य। अगला सिद्धांत है जीवन की वास्तविकता से संबंधित करने का सिद्धांत। जीवन की वास्तविकता से संबंधित करने का सिद्धांत, यानी जहां पर हम बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ते हैं। कई बार हम बोलते हैं ना पठन पूर्व कार्य, पढ़ाने से पहले हम बच्चे को पाठ के बारे में उसके परिवेश से जोड़ते हैं, पाठ के उसको परिवेश से जोड़ते हैं, जोड़कर बताते हैं, ताकि उसमें इंटरेस्ट भी आ सके और उत्सुकता पैदा हो सके। तो जीवन से वास्तविकता, थार्नडाइक का सिद्धांत क्या कहता है इसके मामले में, थार्नडाइक क्या क्या मानना है, कहते हैं कि जो बात विद्यार्थी की दृष्टि से जीवनोपयोगी हो, अथवा जिसे वह औपचारिक यानी फॉर्मल अथवा अनौपचारिक रूप से, इनफॉर्मल रूप से उन्हें जान या समझ लिया है, उनके माध्यम से यदि विषय वस्तु को समझाया जाए तो वह सरलता से उनकी समझ आ जाती है, इसका नाम जीवन सिद्धांत है। अर्थात
जहां पर हम बच्चा जो जानता है उसके परिवेश से जोड़ने का मतलब होता है वो जिनसे वो रोज आत्मसात होता है उनके बारे में विधिवत जानता है। और अगर वो उनसे जुड़ गया कोई चीज, जिस चीज के बारे में आप पहले से जानते हो, अगर मैं उसके बारे में बताऊंगा तो आप बहुत जल्दी समझ जाओ। लेकिन जो चीज पहली बार सुनी होगी आपने वो थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो इसी चीज को लेकर ये सिद्धांत दिया गया है। अगला सिद्धांत, अगला, अच्छा, उसी सिद्धांत के बारे में रायबर्न क्या कहते हैं। रायबर्न इसी सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं समझिएगा। देखा ना, आज सारी झड़ी लगा दूंगा मैं एक ही क्लास में, सारे सिद्धांतों को बताने वाले, इनके बारे में क्या नाम, किसने क्या कहा है, वो सब ऐड कर दूंगा जहां जहां इंपॉर्टेंट हो। हाँ? बाकी इसके अलावा और डिटेल चाहिए तो फिर तो क्लास चल रही है, आ जाओ। हाँ? हर सिद्धांत के बारे में पूरा डिटेल, हर सिद्धांत के बारे में पूरा। तो लिखा है, जीवन एक निरंतर अनुभव है। जो भी हम करते हैं उसका अतीत और भविष्य से संबंध होता है। हमारे दैनिक जीवन के नए नए अनुभवों में केवल वही अनुभव स्थायी रह पाते हैं जिनका संबंध हमारे पिछले अनुभवों से। तो इसलिए हमें क्या करना है, पिछले अनुभवों से नए अनुभवों को सीखते रहना है और सीखते रहना है। सह संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, अगेन कोरिलेशन यानी किसी चीज को कोरिलेट करके बताओ। किससे कोरिलेट करके बताओगे? अपने पिछले अनुभव से। जो आपने सीख लिया है उससे कोरिलेट करके बताओ। जो हम जानते हैं जिनके बारे में, जिससे हमारा अनुभव है, जिसको जो हमारे डेली जीवन की दिनचर्या का हिस्सा है, उससे कोरिलेट करके समझाओगे तो वो इंपॉर्टेंट है। बाल केंद्रित का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक, हमेशा बच्चों को ही केंद्र में रखा जाए, शिक्षार्थी को ही केंद्र में रखा जाए, सीखने वाले को ही केंद्र में रखा जाए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये जरूरी है क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि जो भी हम पाठ्य सामग्री है या फिर जो हमारे पाठन की विधियां हैं, जो भी हमारा पूरा पाठ्यक्रम का से एक वो विधान जो बनाया गया है, जो प्रॉपर ना, वो सब कुछ किसमें है? चाइल्ड सेंट्रिक, व्यक्ति, बच्चे को सिद्धांत, बाल केंद्रित का सिद्धांत, तो बाल केंद्रित रखा जाए वहां पे ताकि उसके माध्यम से उसके अनुकूल हम चीजों को बेहतर कर पाए। अगला है चयन का सिद्धांत, सही का चुनाव करना। सही का चुनाव हर जगह, चाहे वो पाठ्यक्रम के चुनाव के बारे में बात हो, चाहे इस बच्चे को पढ़ाते समय विधियों के चुनाव के बारे में बात हो, चाहे वो अलग अलग मूल्यांकन आकलन के जो बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चों से संबंधित होते हैं उनमें चुनाव की बात हो, हमेशा सही का चुनाव करना है। सही का चुनाव मतलब बच्चों के अनुकूल, के सीखने में, उसकी भाषिक समृद्धि में जो हेल्प कर सके। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, हर बच्चा, इसमें मानता ये है, व्यक्तिगत भिन्नता में मानता ये है कि हर बच्चा अलग होता है। उसके समझने की क्षमता, उसके शारीरिक विकास की क्षमता, वो बाकी सारी चीजें अलग होती हैं। तो हर बच्चे बच्चे की अपनी एक क्षमता है और इस तरह से आपको व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान रखना पड़ेगा कि व्यक्तिगत भिन्नताएं जो उनमें हैं उनको ध्यान में रखकर लर्निंग या शिक्षण करना है, जिससे कि उनको बेहतर दे सकें आप और उसका रिजल्ट बेहतर आ सके। जनतंत्रीय प्रणाली का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसीजर, यानी कि आपको सबको समान रूप से रखकर आपको पढ़ाना है। यानी शिक्षण कार्य जो आपका होगा या शिक्षण जो कार्य प्रक्रिया है, वो पूरी प्रक्रिया सबको समान मानकर सभी को सर्व सामाजिक, जो हम समावेशी कक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षा, वो तभी संभव है जब हम जनतंत्रीय प्रणाली का सिद्धांत वहां पर अब लगाएंगे। प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत, अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी, हम जो पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, बच्चे जो पठन का कार्य कर रहे हैं, हम पाठन का कार्य करने, दोनों ही कंडीशन में बेहतर लर्निंग के लिए हमें कुछ नई स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ती है। तो वो स्ट्रेटजीज यहां पर इस सिद्धांत के बाद बताता है कि प्रभावशाली व्यू रचनाएं, प्रभावशाली सिद्धांत स्ट्रेटजीज आपको बनानी पड़ेंगी। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है भाई? अगर कहीं कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कुछ समस्या है, कहीं कमी नजर आ रही है आपको सीखने में, सिखाने में, या कहीं भी कुछ गड़बड़ है, तो उसके लिए अलग अलग हमारे पास टूल्स हैं। चाहे वो मूल्यांकन की बात करें, चाहे वो आकलन की बात करें, चाहे वो उपचारात्मक शिक्षण की बात करें, चाहे वो निदानात्मक परीक्षण की बात करें, वो अलग अलग टूल को आप यूज करोगे। उसके लिए यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण की बात कीजिए, रेमेडियल टीचिंग की बात की गई है, मतलब जब भी जहां भी जरूरत हो उसे उस तरह की टीचिंग। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, रिपीटेशन किया जाए, रिवीजन किया जाए, बच्चे को बार बार रिवाइज करने के लिए मौके दिए जाएं या उसे प्रेरित किया जाए। अनुकूल वातावरण तथा उचित नियंत्रण का सिद्धांत, यानी कि बच्चे को सही वातावरण दिया जाए, पढ़ने के लिए अनुकूल सिद्धांत दिया जाए, नियंत्रण का सिद्धांत दिया जाए, जहां पर दोनों चीजें होंगी कि सही वातावरण में नियंत्रण में रहकर, नियंत्रण में रहने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम कंट्रोल रखो। इसमें नियंत्रण का मतलब होता है कि जिस सीमा, जो एक उसकी बाउंड्री है कि जहां उसे जो पढ़ना है, जो सीखना है, उसका नियंत्रण होना चाहिए कि उसे जो अभी सीखना है, जिस क्षेत्र में सीखना है या फिर जिस लेवल का सीखना है, उसके उसके स्तरानुसार उसका एक नियंत्रण होना चाहिए, या इसके अलावा और भी जो चीजें हैं उनका भी अपना एक। तो अनुकूल वातावरण था उचित नियंत्रण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिव एनवायरमेंट एंड प्रॉपर कंट्रोल। ये सारी चीजें क्या कहती है, ये सामान्य वाले हैं। ये आपने जो देखे वो सामान्य सिद्धांत हैं अभी।
लेकिन अगर हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की बात करें, शिक्षण के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है हमारे, यानी जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है की बात करें, तो उनके पीछे एक मनोविज्ञान काम करता है। उनके पीछे एक कहानी काम करती है कि अगर इस सिद्धांत का प्रयोग हम कर रहे हैं तो वो क्यों और कहां प्रभाव डालेगा। जैसे बात करें, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अप्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान बाद में भी काम करेगा ना। बालकों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी शिक्षण हेतु अनेक सिद्धांतों का निर्माण किया है। इसमें अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड, अभी हम लोग पढ़ रहे थे उसके पहले, यानी जहां अभिप्रेरण और रुचि का सिद्धांत, बच्चा जब तक जो भी उसे पढ़ाया जा रहा है, जो भी उसे सिखाने की कोशिश की जा रही है, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, तब तक आप उसे सही सिखा सकते हो। तो दो चीजें, एक तो अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन, क्या होगा यहाँ पे? मोटिवेशन, किसी को मोटिवेट करिए उन चीजों को पढ़ने के लिए, उसे मोटिवेशन होना चाहिए अंदर से कि हाँ यार बहुत बढ़िया, ये तो मजा आएगा पढ़ने में, आ जाओ पढ़ते हैं। और दूसरा एक उसमें इंटरेस्ट जगाना, जबरदस्ती आप थोप नहीं सकते। तो ये कहलाता है अभिप्रेरण का सिद्धांत, जो मनोवैज्ञानिक है। अंदर से इंटरेस्टेड है बच्चा चीजों को पढ़ने में, तो आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, वो खुद ही अपने आप को चीजों को समझना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता है। मनोरंजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन रिक्रिएशन, यानी मनोरंजन का सिद्धांत जहां बच्चे का तरह का रिपीटिशन, अभ्यास के माध्यम से एक तरह से उसका जो रिक्रिएशन करवाना, मनोरंजन भी हो और साथ में सीखने की बातें हो। जहां पर जैसे पाठ्य पुस्तकें होती हैं बच्चों की ना, तो छोटे छोटे पाठ्य पुस्तकों में क्रियाकलाप एक्टिविटीज होती हैं, कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिनको पढ़ के मजा भी आता है बच्चे को, इसीलिए हमेशा छोटे बच्चों की किताबों में कविताएं होती हैं। तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत क्या कहता है? जो बताता है कि बच्चे के लिए, बच्चे की जो टीचिंग वाली प्रोसेस है जिसमें आप पढ़ा रहे हो, या फिर बच्चे के जो सीखने के प्रोसेस है, इन दोनों में इस तत्परता का होना, रेडीनेस का होना जरूरी है। यानी हम किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, बच्चा जो कुछ आप सिखा रहे हो, बच्चा उसे ग्रहण करने के लिए तैयार है कि नहीं आंतरिक रूप। अगर वो रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है चीजों को करने के लिए, तब भी आप मुश्किल आ पाना। और वो तत्परता का सिद्धांत संबंधित किससे है? स्ट्रेस से, मोटिवेशन से, या बहुत सारे और भी पहलू हैं जिसके माध्यम से वो प्रतिपुष्टि पुनर्बलन का सिद्धांत, अगेन प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, पुनर्बलन यानी रीइंफोर्स, बच्चे को फीडबैक देना, तुमने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया, वेल डन, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, चलो आगे बढ़ो, आगे कर लोगे ना, ये भी करके दिखाओ जरा, ये भी अच्छा कर लोगे, बहुत अच्छा किया आपने। फीडबैक, पॉजिटिव। और पुनर्बलन, पुनर्बलन, पुनः उसे बल देना, यानी एक तरह से फीडबैक देना, प्रतिपुष्टि देना, या मोटिवेशन का मान लो, रीइंफोर्समेंट को हम मोटिवेशन का एक प्रकार मान लेंगे, कि जहां पर बच्चे को हम एक बार कुछ गड़बड़ हुआ तो कोई बात नहीं, दोबारा चलो, कोई बात नहीं यार, गिर गए, उठो फिर से खड़े हो जाओ, चलो यार बढ़िया, कोई बात नहीं, हाँ, अभी कर लोगे, इस बार कर लोगे पक्का। तो पुनर्बलन देना, उसे उसे दोबारा रीइंफोर्समेंट करना, उसे अंदर से मोटिवेट करना, फोर्स इन्फोर्समेंट, समझ रहे हो ना? तो फिर से ऊर्जावान बनाना कि बिल्कुल अब की बार करके दिखा देंगे, हम इस बार करके दिखा देंगे कुछ भी। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये भी क्या है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के उपयोग का प्रयोग सिद्धांत, शिक्षण और जो सीखना जो है, लर्निंग हमारी अधिगम, इन दोनों ही प्रक्रियाओं में एक से अधिक ज्ञानेंद्रिय, क्योंकि हमारे पास क्या है, ज्ञानेंद्रियां जो है ना कई सारी है। तो इसीलिए टीएलएम में जब हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, हमसे कहा जाता है कि ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कीजिए, आप बेहतर सिखाने की कोशिश कर पाएंगे, या जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें बच्चा बेहतर हो पाएगा। किससे? ऑडियो विजुअल एड्स से। कैसे? ऑडियो विजुअल एड्स में वो एक से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर रहा है, वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है, वो पढ़ भी रहा है, यानी कई सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका प्रयोग कर रहा है। एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का जब प्रयोग करेगा तो बच्चा बेहतर सीख पाएगा। यानी यहाँ पर अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करना, जिससे कि उसे मल्टीपल उसमें बांटा जा सके, मल्टीपल प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द मोर देन वन सेंस। सहानुभूति तथा सहयोग का सिद्धांत, सहानुभूति तो पेडागोजी फिलहाल बहुत नहीं मानती, लेकिन सहयोग का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। उस सहानुभूति के माध्यम से बच्चे का सहयोग करना सीखने में, नंबर बढ़ाने में नहीं कि सहानुभूति में नंबर बढ़ा दो, नहीं, उसके सीखने में उसकी हेल्प करना, उसके प्रति रखना, वो इंपॉर्टेंट है। तो सहानुभूति व सहयोग का सिद्धांत कहता है कि यहाँ पर बच्चे के सीखने में जहां भी उसे जरूरत हो, जहां भी उसे परेशानी हो, जहां भी उसे लगे कि यहाँ उससे नहीं हो पा रहा है, वहां आप उसके सहायक के रूप में उसके साथ मौजूद रहें और उसे सिखाएं। सृजनात्मकता का सिद्धांत, नया सृजन करना, क्रिएटिव बनाना, बच्चे को हमेशा क्रिएटिविटी की ओर ले जाएं, बच्चे को हमेशा कोशिश करें कि वो क्रिएटिव चीजों को करके सीखे।
वहाँ पे सोचे, विचारे और मंथन करे, विचार मंथन करे, जिससे कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो और क्रिएटिविटी भी बढ़ती जाएगी उसकी। स्व अधिगम का सिद्धांत, वैसे तो स्व अधिगम ही होता है, बच्चे के पास वो क्षमता होती है स्व अधिगम करने की। लेकिन यहाँ स्व अधिगम की जब हम बात करते हैं तो आपको क्या करना है, इस तरह से उसे शिक्षित करना है या बच्चे की लर्निंग प्रक्रिया में आपको भूमिका निभानी है, जहां पर आप उसे एक पॉइंटर दे रहे हो, यानी आपने उसे इतना कुछ दे दिया, ये दे दिया कि उसे उससे खुद से सीखने के जो खुद से सीखने का प्रयास वो करता रहे, उससे खुद से निकालता रहे कुछ ना कुछ। जैसे छोटा बच्चा देखो ना, जब कुछ चीजें सुनता है घर में, उसके बाद उसे बार बार रिपीट करता रहता है, अकेले बैठा रहता है तो वो स्वावर्तनी या फिर वो उसका अभ्यास करता रहता है, रिपीट करता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो बेसिकली वहां भी उसके अंदर वो क्षमता है कि वो ये काम करेगा, लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग पॉइंटर्स देने होंगे। समूह गत्यात्मकता का सिद्धांत यहाँ पे क्या होगा कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनेमिक, यानी कि जहां पे ग्रुप में, समूह में उसे शिक्षित या लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें ढालने की कोशिश करना, में वो अपने साथ साथ बाकियों से भी बहुत सारी चीजें सीख सकता है, एक दूसरे के हेल्प कर सकते हैं वो लोग और आपस में सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। समूह में सीखना काफी हद तक अच्छा होता है, जिसमें एक दूसरे के साथ भाषिक समृद्धि उसकी है, दूसरे की भाषा के मामले में भाषा सीख लेना या भाषिक समृद्धियों के साथ साथ दूसरे को समझ लेना, या कभी हेल्प की जरूरत हुई अगर कुछ चीज़ों समझने या ना समझने में, तो वहाँ समूह में बहुत अच्छा समझ में आ जाता है हम दूसरे, इवन की प्रतिपुष्टि भी अच्छी मिल जाती है एक दूसरे से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समूह गत्यात्मकता के सिद्धांत के साथ में हमें हमारे पास आती हैं, बच्चे के पास आती हैं और वो उसे, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कुछ सिद्धांत जो ज़्यादा पूछे जाते हैं या फिर जो अक्सर आपके परीक्षाओं में मिल जाते हैं, इनको हमने आप तक यहाँ पर परोसा है कि आप इसे शेयर कीजिएगा। इसकी बहुत सारे छात्रों को जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, तो नए छात्रों को पहले तो इसकी भूमिका ही नहीं समझ में आएगी, है ना? नए छात्रों को लगे कि आखिर ये है क्या? ये तब तक नहीं आएगा, तब तक देखो ये है क्या, ये तो समझ में आ गया आपको, लेकिन समस्या है कि इसकी यूज़ की ज़रूरत आपको कितनी कब कहाँ है, ये तभी आएगी जब आप पीवाईक्यू लगाओगे। इसी प्रोसेस में, इसी पूरी प्रोसेस में अगले कुछ दिनों बाद, चूँकि अभी टॉपिक वाइज़ हम करा रहे हैं, टॉपिक वाइज़ खत्म करने के बाद हम पूरा टॉपिक वाइज़ के बाद पीवाईक्यू करवाएँगे, और जब हम पीवाईक्यू करवाएँगे, तब आपको ये बातें समझ में आएँगी कि हाँ, इनका प्रयोग तो है। सारी चीज़ें ये जितने बताए मैंने सिद्धांत, ये प्रश्न का हिस्सा तो बन रहे हैं लगातार। अलग-अलग रूपों में बन रहे हैं, कई बार हमें समझ आ रहे हैं, कई बार नहीं समझ आ रहे हैं। कुछ ध्यान से देखिए, समझिएगा और फिर आपको लगेगा कि क्या है और कैसे इसका यूटिलाइज़ेशन हो। तो आई होप आपने इसे बेहतर समझा होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसके और अपग्रेडेड वर्ज़न को, जितने भी ये सिद्धांत मैंने आपको नाम बताए सिर्फ़ अभी नाम के बारे में या थोड़ा समझाया, इसको और डिटेल में समझना है, एक-एक करके सारे सिद्धांतों को और डिटेल में समझना है, के लिए आप एनरोल कर लीजिए। हमारा जो दूसरा बैच स्टार्ट हो चुका है, होने वाला है जल्दी ही। जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा। इस समय ऑफ़र चल रहा है, चूँकि मैंने कहा ना कि कल 13 यानी आज 14 और कल 15, ठीक है ना? और 16 यानी ये 3-4 दिन का, 3 दिन का प्रॉपर तरीके से मान के चलो आपको सेल दिया हुआ है, जिसमें आप परचेज़ कर सकते हैं। करना क्या है, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और वहाँ से आपको लिंक पर जाकर सीधे परचेज़ कर लेना है और कुछ भी करना है, ठीक है ना? सीधे वहाँ से एनरोल करिएगा और आप परचेज़ कर, अगर आप यहाँ पर ध्यान समझिए, एप्लीकेशन पर सीधे जा रहे हो, क्योंकि एप्लीकेशन पर सीधे जाने में आपको फ़ी ज़्यादा दिखेगी, इस बात को ध्यान रखना, बाद में घबराना मत, वहाँ पे सर ने कहा डिस्काउंट है और इस समय ज़्यादा दिख रही है। तो एप्लीकेशन पे अगर सीधे जाओगे, तो आपको फ़ीस वहाँ ज़्यादा दिख सकती है, लेकिन वहाँ पे क्या करना होगा, आपको अविरल वी कोड अप्लाई करना होगा, और अगर इसी डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाओगे, तो डेफ़िनेटली आपको फ़ीस ज़्यादा नहीं दिखेगी, वो जितनी फ़ीस दिखाई दे रही है, मिनिमम होगी और उसको सीधे आप वहाँ से हो, कुछ आपको करनी है ना? चलिए फटाफट परचेज़ कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। कल सुबह 9 बजे फिर से मुलाकात होगी हमारी आपकी। बहुत सारे साथी मैसेज कर रहे हैं, आप सबको इस बार जवाब बहुत नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है कि इसको बहुत छोटा सेशन रख के हमें एंड करना है, क्योंकि आप लोगों को भी जाना है और मुझे, यार चलिए भाई, थैंक यू सो मच आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए। आज भी होली के दिन, और पर फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। बढ़िया से मस्त रहिए, मौज करिए, एकदम बढ़िया होली खेलिए, रंग उड़ाइए, गुलाल उड़ाइए, लेकिन सेफ रखिएगा खुद को। और तो वेरी हैप्पी होली टू ऑल माय चैंपियंस। मिलते हैं कल सुबह रात, तब तक। और हाँ, इसको सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई, सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे। शेयर बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि बाकी सबके साथ ये पहुंचना चाहिए और सबको पता चलना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको आज होली, है ना? सच में स्पेशल क्लास आपके लिए टॉपिक वाइज शुरू करूंगा, और है ना, जय हिंद।